हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश के सिलेबस में सेकंड सेक्शन होता है राइटिंग सेक्शन। उसमें आते हैं लॉन्ग कॉम्पोजिशंस लिखने के लिए, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। और मैंने कोशिश किया है कि जो भी टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स को इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर पाऊँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एंड तक देखिए वीडियो को, ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ। स्क्रीन पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: आर्टिकल राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग का। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल राइटिंग के बारे में है। ये चारों जो है वो 10-10 मार्क्स के होते हैं। और आर्टिकल राइटिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ब्रेकअप ऑफ मार्क्स के बारे में हम समझ लेते हैं। फॉर्मेट जो होता है आर्टिकल का, उसके लिए आपको सिंगल मार्क मिलता है। फॉर्मेट में होता है क्या है, असल में एक हेडिंग है और दूसरा राइटर्स का नाम है। आर्टिकल राइटिंग के लिए जब भी क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक हेडिंग देना होता है जो पेज के सेंटर में होता है और उसी के जस्ट नीचे बाईलाइन होता है जहाँ पे राइटर का नाम लिखा जाता है। जो आर्टिकल का लिखने वाला होता है उसका नाम वहाँ पे हम मेंशन करते हैं। ये 2 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर लिया आर्टिकल राइटिंग में तो 1 नंबर सिंगल मार्क जो है वो फिक्स है। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जो है कंटेंट। कंटेंट 4 मार्क्स का होता है और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन है जो 5 मार्क्स का होता है। कभी ऐसा होता है कि कंटेंट 5 मार्क्स का होता है और एक्सप्रेशन 4 मार्क्स का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो किसी भी कॉम्पोजिशन के अंदर, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कंटेंट ही होता है, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स है, कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल है। ठीक है, इसमें हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब एक आर्टिकल को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ओवरऑल आर्टिकल में अगर हमने कहीं पे 3 जगह ग्रामर की मिस्टेक किया है या फिर अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं दिए हैं या फिर क्या कहते हैं स्पेलिंग हमने कहीं गलत किया हुआ है, तो फिर उसके अगेंस्ट में मार्क्स कटते हैं। तो टोटल जो आर्टिकल होता है वो 10 मार्क्स का होता है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है असल में। An article is a written work published in a print electronic medium. It may be for the purpose of propagating news, researching results, academic analysis or debate. Generally, it is a piece of writing that is published in a newspaper or magazine. आर्टिकल जो होता है एक रिटन वर्क होता है। पर्पज़ इसके पीछे किसी न्यूज़ को प्रोपागेट करना होता है या रिज़ल्ट को रिसर्च करना होता है, या फिर एकेडमिक एनालिसिस के लिए आर्टिकल को लिखा जाता है या डिबेट के लिए आर्टिकल को लिखा जाता है। जनरली ये एक राइटिंग पीस होता है जो किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के अंदर पब्लिश किया जाता है, यही आर्टिकल होता है। अब आर्टिकल को अच्छी तरह से किस तरह से लिखना है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम क्या देंगे, हेडिंग देंगे, जिसे टाइटल भी हम कहते हैं। हेडिंग क्या हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके आर्टिकल में ये लिखने के लिए आया है कि सेव अ गर्ल चाइल्ड, इस टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, तो सबसे पहले आप हेडिंग, वो भी पेज के बिल्कुल सेंटर में आप क्या देंगे, सेव गर्ल चाइल्ड का। फिर उसके नीचे बाईलाइन देंगे। बाईलाइन का मतलब क्या होता है, द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का जो लिखने वाला होता है उसका नाम होता है। इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं कि पहली गलती तो ये करते हैं वो कि अगर टॉपिक जो दिया हुआ है आर्टिकल राइटिंग का वो थोड़ा सा लंबा है तो उसी को कॉपी पेस्ट करके हेडिंग बना देते हैं, ये गलत होता है। अगर लंबा दिया हुआ है तो आप उसको प्रेसाइज़ कीजिए और प्रेसाइज़ करके फिर उसको 5 to 6 वर्ड्स में हेडिंग रखिए। और फिर उसके बाद बाईलाइन जब देने की बारी आती है तो उस टाइम पे गलती बच्चे ये करते हैं कि अपना नाम लिख देते हैं वहाँ पे। हमेशा आपको याद रखना है कि आपको अपना पर्सनल डिटेल्स उसके अंदर मेंशन नहीं करना है। आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर नाम भी दिए हुए होते हैं, आपको वही नाम वहाँ पे लिखना है, ये ध्यान रखेंगे आप। इनकेस अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, उसकी जगह पे XYZ लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये हुआ आपका हेडिंग और बाईलाइन। फिर उसके बाद बॉडी आता है आर्टिकल का। बॉडी को पैराग्राफ के अंदर डिवाइड किया गया है, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ।
अब पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ 1 के अंदर क्या लिखा जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या लिखा जाएगा, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले ये समझिए, सबसे पहले हेडिंग होगा, बाईलाइन होगा, फिर उसके बाद बॉडी, और बॉडी में पैराग्राफ होंगे। अब हम समझते हैं कि हेडिंग क्या होता है। द हेडिंग शुड बी कैची एंड नॉट मोर देन 5 to 6 वर्ड। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि बच्चे गलतियाँ ये करते हैं कि जो लंबा सा टॉपिक होता है उसी टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके हेडिंग बना देते हैं। 5 to 6 वर्ड्स में हेडिंग होना चाहिए और कैची होना चाहिए। इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए वो हेडिंग कि रीडर जैसे ही उस हेडिंग को देखे उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आनी चाहिए और वो मजबूर हो जाए आपका आर्टिकल पढ़ने के ऊपर। और ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो हेडिंग है वो 5 to 6 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये हुआ हेडिंग। अब हम आते हैं बाईलाइन के ऊपर। हेडिंग के जस्ट नीचे जो बाईलाइन होता है वो क्या होता है? इट रेफर्स टू द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल। इट इज़ जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। इफ़ नॉट गिवन देन डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल्स। नोट, you are not supposed to mention any of your personal details while attempting the answers in the exam. बाईलाइन में जो होता है, जो आर्टिकल का लिखने वाला होता है उसका नाम दिया जाता है। आपको अपना पर्सनल नेम नहीं डालना है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि इन केस अगर नाम नहीं दिया हुआ है आर्टिकल के अंदर तो वहाँ आप सिर्फ XYZ लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो हुआ आपका बाईलाइन। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी जो होता है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग पीस। मेन पार्ट आपकी राइटिंग का यही होता है बॉडी, ठीक है। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 3-4 पैराग्राफ्स, जो 3 या 4 पैराग्राफ के ऊपर कंसिस्ट होता है। पैराग्राफ 1 जो होता है उसके अंदर क्या आता है? बॉडी में जब फर्स्ट पैरा आप लिखेंगे तो फर्स्ट पैरा में आप कौन सा इन्फॉर्मेशन देंगे? वो ये है कि it is always prescribed that you begin with a short introduction of the topic, briefly tell what the article is about, giving some quotations or startling facts to arouse the interest of the readers. आपको हमेशा रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा और फर्स्ट पैरा के अंदर आप कोई स्टार्टलिंग फैक्ट या कोटेशन से अपनी बात को कहना शुरू करेंगे। और जो टॉपिक आपको दिया गया है जिस पर आपको आर्टिकल लिखना है उस टॉपिक को फर्स्ट पैरा के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो स्टार्टलिंग फैक्ट्स या कोटेशंस और टॉपिक के इंट्रोडक्शन के लिए ही होता है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा में क्या होता है? सेकंड या थर्ड पैराग्राफ जो होता है ये एक तरह से कह लीजिए कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द आर्टिकल। इट इज़ द हार्ट। Okay, now this part can be written in either 1 or 2 paragraphs. You are required to do a complete analysis of the subject matter in question. सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो टॉपिक जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट को आप उसकी एनालिसिस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके अंदर से बहुत सारे क्लूज़ आपको मिलेंगे। क्लू क्या मिलेगा आपको? प्रॉब्लम मिल सकता है उसके अंदर, उस टॉपिक के ऊपर करंट सिनेरियो क्या है वो मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स क्या है वो मिल सकता है आपको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के अंदर हमको क्या लिखना है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, उस टॉपिक से जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आता है उस प्रॉब्लम को आप मेंशन करेंगे, ठीक है। सेकंड होता है करंट सिनेरियो, उस टॉपिक के ऊपर करंट सिचुएशन क्या है। Then you need to explain the current situation, the problems if any, and whether after any corrective actions betterment in the situation has been observed or not. It may include advantages, disadvantages depending upon the topic in question. करंट सिनेरियो में क्या होता है कि करंट सिचुएशन जो होता है उस टॉपिक के ऊपर वो आपको उसमें मेंशन करना होगा। प्रॉब्लम्स हैं अगर उससे रिलेटेड कुछ तो वो प्रॉब्लम आपको मेंशन करने होंगे। फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई एक्शन लिया गया है, कोई करेक्टिव मेज़र अपनाया गया है या नहीं अपनाया गया है वो आपको मेंशन करना होगा। उसके अलावा उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो आपको उसमें मेंशन करना होगा। तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके कॉज सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में ये भी मेंशन करना होता है कि उसके कॉज और इफेक्ट्स क्या होते हैं। डेवलप द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय सपोर्टिंग इट विथ फैक्ट्स और डेटा। यू मे ऑल्सो राइट द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉज एंड इफेक्ट्स में आपको क्या करना होगा कि अगर उसके ऊपर कोई एविडेंस है आपके पास या कोई ऐसा डेटा है, कोई फैक्ट है, ठीक है, जो प्रूव करता है आपकी बात को, तो आप उसके अंदर उसे भी रखेंगे।
इसके अलावा एनी अदर रिलेवेंट एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ है उससे रिलेटेड और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो उसे भी आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। ये तो हुआ आपका सेकंड और थर्ड पैराग्राफ। अब हम आते हैं फोर्थ पैराग्राफ की ओर। फोर्थ पैराग्राफ को समझते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4। एक चीज़ अब मैं इसमें ये क्लियर कर दूं कि पैराग्राफ क्या कहते हैं, पैराग्राफ में जहाँ तक अलग अलग पॉइंट्स को लिखने की बात है तो हमको ध्यान ये रखना होगा कि जैसे आर्टिकल राइटिंग 150 to 200 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, और अगर हम थर्ड पैरा में चल के हमने अपनी पूरी बात को कह दी और लगभग 200 वर्ड्स में हमने लिख लिया है, तो फिर अब लास्ट में चल के हम कंक्लूड कर देंगे थर्ड पैरा में ही या फोर्थ पैरा में ही, या अगर हम चाहें तो क्या कहते हैं 5 और 6 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा वर्ड लिमिट जो है वो किस पैरा में मीट करता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें मैंने सिर्फ 4 पैरा तक ही रखा हुआ है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपकी समझ के लिए है। ये तो हुआ आपका क्या कहते हैं थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ को हम समझते हैं। फोर्थ पैरा जो होता है बेसिकली दैट इज़ फॉर कंक्लूजन, ये कंक्लूजन के लिए होता है। It is the concluding paragraph. It is important to conclude what you have started. Never leave an article open-ended. Now it is to be remembered that wherever you elaborate a problem, you always have to mention the steps being taken to improvise the situation and suggest a few solutions as well. Predictions and personal problems may be included. This paragraph needs to be short and precise. Here also you could add some glitter to your art piece with some quotes. अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस टाइम पे इसको कभी भी ओपन एंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दें वो होता है क्लोज एंडेड, और ओपन एंडेड वो होता है कि जिसका आंसर हम विस्तार में देते हैं वो होता है ओपन एंडेड। और आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, ठीक है, वो ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत ये है कि जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तो उस कंक्लूजन में आप अपना पर्सनल ओपिनियन भी लिख सकते हैं, पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उसमें सजेशन भी दे सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शन अगर आप चाहें तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो होता है वो प्रेसाइज होता है और शॉर्ट होता है, ज़्यादा लंबा इसको नहीं लिखा जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जिस तरह से कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से ज़रूरी या आर्टिकल को सुंदर बनाने के लिए ये होता है कि कोटेशन से हम आर्टिकल को शुरू करते हैं, तो इसी तरह से बेटर होगा कि कोटेशन से ही हम आर्टिकल को समाप्त भी करें। ये आर्टिकल को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो ये तो हुआ आपका फोर्थ पैराग्राफ या कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये 3 चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं देन आई एम मेकिंग यू अश्योर कि आप क्या कहते हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। पहला आपको हेडिंग देना है, दूसरा बायलाइन देना है और तीसरा बॉडी लिखना है। और जितने भी मेजर्स मैंने बताए हैं उन सबको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स ही मिलेंगे। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें, जो रूल्स हमने पढ़े हैं ऊपर, वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के आंसर में वो सारी चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। क्वेश्चन ये है, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन अबव फॉर योर स्कूल मैगजीन यू आर राधिका। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दूँ मैं कि इसमें हेडिंग भी दिया हुआ है और बाईलाइन भी दिया हुआ है। हेडिंग क्या हो जाएगा, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ये हो जाएगा हेडिंग, और फिर उसके बाद राधिका जो है वो हो जाएगा बाईलाइन। ये 2 चीज़ें तो हमारे सामने कंफर्म है। आंसर देखते हैं इसका। ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन हेडिंग है जो हमारे सामने दिया हुआ है, पेज के सेंटर में है। सबसे पहले एज ए हेडिंग हमको इसे ही लिखना होगा। फिर उसके बाद बाईलाइन की जगह पे हम जो नाम दिया हुआ था क्वेश्चन में राधिका, उस नाम को हमने यहाँ पे लिखा है। इन केस अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर हम सिर्फ XYZ लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये तो हो जाएगा बाईलाइन। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी को जिस तरह से कि पैराग्राफ के अंदर डिवाइड किया गया था, फर्स्ट पैरा को फिक्स किया गया था किसके लिए, किसी कोटेशन के लिए या फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे कोटेशन से इसके बॉडी को फर्स्ट पैरा को शुरू किया गया है और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उस टॉपिक को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर।
सेकेंड पैरा दे ऑफर तक तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर उसके बाद दे मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। अब यहाँ से जो पैरा सेकंड और थर्ड है, इन पैराग्राफ के अंदर क्या क्या दिए गए हैं, प्रॉब्लम्स को दिए गए हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को दिए गए हैं, करंट सिनेरियोज़ को दिए गए हैं सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के अंदर। और इसमें प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। उसके बाद दूसरा भी है, ट्रीज़ हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन। तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के अंदर हमको क्या करना होगा, हमको प्रॉब्लम, करंट सिनेरियोस और कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को मेंशन करना होगा। लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर, जिसे हम कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ भी कहते हैं, अब हमने यहाँ पे इसको कॉन्क्लूड किया हुआ है। कॉन्क्लूज़न में क्या क्या देना होता है हमको, कॉन्क्लूज़न में हमको लिखना होगा क्या कहते हैं, अगर कोई हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है, उस पर्सनल ओपिनियन को हम लिख सकते हैं। कोई प्रेडिक्शन हम करना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्रेडिक्शन भी करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आर्टिकल को समाप्त करेंगे। आर्टिकल जब हमने पूरा कर लिया तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसे मैं अब बताने जा रहा हूँ। हमको क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है। कैसे करेंगे हम, पूरे आर्टिकल को हमने लिख लिया, अब लिखने के बाद से हम आर्टिकल को फिर से दोबारा से पढ़ेंगे और उसमें जो अननेसेसरी सेंटेंसेस या फ्रेजेस वगैरह जो हमने दिए हुए हैं उनको रिमूव करेंगे। इसके अलावा अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई इर्रेलेवेंट आइडिया हमने उसमें कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें लिख दिया है, तो उन्हें भी हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हुआ आपका आर्टिकल। एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले हमको हेडिंग लिखना होगा। हेडिंग के बाद, हेडिंग जो होगा वो पेज के सेंटर में होगा, फिर बायलाइन लिखना होगा। बायलाइन के बाद बॉडी लिखना होगा। बॉडी के अंदर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3, 4, जब तक कि वर्ड लिमिट मीट नहीं हो जाता तब तक हम पैराग्राफ को लिखते रहेंगे। और फिर जो लास्ट वाला पैरा होता है उस पैरा को हम कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं, वो उसमें मेंशन करेंगे हम। और कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ में हम सजेशन भी दे सकते हैं, अपना पर्सनल ओपिनियन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या कहते हैं, आर्टिकल राइटिंग। बाकी का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसी दूसरे लॉन्ग कॉम्पोजिशन के ऊपर।